कल की क्लास में अपन ने कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस की मीनिंग की थी। कंपनी सेक्रेटरी एक पर्सन क्वालिफाई होने के बाद उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो किसी कंपनी में जॉब में लगे, एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन करे, और अगर एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन करता है तो हो सकता है वो कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट हो सकता है, क्योंकि सीएस को कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन ट्रीट किया जाता है। यह सेकेंड ऑप्शन है कि वो सीएस इन प्रैक्टिस अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। सीएस इन प्रैक्टिस का मतलब है कि जब एक पर्सन इंडिविजुअली या फिर पार्टनरशिप विथ अदर मेंबर के साथ, अदर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, या फिर पार्टनरशिप विथ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज बॉडी, दैट मीन्स सीए, सीएमए, कॉस्ट अकाउंटेंट, इनके साथ पार्टनरशिप करके अगर इन कंसीडरेशन ऑफ रेमरेशन मतलब फीस वो इंगेज होता है फॉलोइंग वर्क में इन द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इन द प्रमोशन, फॉर्मेशन, रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो वो कंपनियों को असिस्ट करता है प्रमोट करने में, फॉर्मेशन करने में, इंकॉर्पोरेट करने में, रिकंस्ट्रक्शन करने में, अमालगमेशन, वाइंडिंग अप, इन सभी एक्टिविटी में कंपनी को हेल्प करता है एक सीएस इन प्रैक्टिस। एक सीएस इन प्रैक्टिस इशू हाउस के रूप में अपॉइंट हो सकता है। इशू हाउस का मतलब होता है कि जब भी एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी अगर है, लिस्टेड कंपनी, अगर वो शेयर इशू करना चाहती है तो पूरा इशू का मैनेजमेंट ये देखेगा, शेयर इशू का मैनेजमेंट ये इशू हाउस के द्वारा देखा जाएगा। स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस दे सकता है, सेक्रेटेरियल ऑडिट सर्विस दे सकता है, तो ये सभी सीएस की प्रैक्टिस में कवर होंगे। एडवाइजर टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एडवाइजर बन सकता है लीगल एंड प्रोसीजरल मैटर में। सर्टिफिकेट इशू करना ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, तो दीज ऑल आर द एरिया कवर विद इन द प्रोफेशन ऑफ सीएस इन प्रैक्टिस। Further, CS in practice have been authorized by the government as well as various regulatory body like RBI, SEBI, Competition Commission of India, IRDA, RERA, Real Estate Regulation Development Authority, Stock Exchange, ये सभी ऑथोराइज करते हैं टू इशू द सर्टिफिकेट और टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। उसका सीएस किस किस एरिया में सर्विस परफॉर्म कर सकता है, कल अपन ने किया था। लाइक फर्स्ट, सेक्रेटेरियल ऑडिट वेरी इंपॉर्टेंट था। बड़ी कंपनियों में उसको एज ए ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया जाता है, जो कि ऑडिट करता है, वेरिफिकेशन करता है कि कंपनी ने सभी रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन किए हैं कि नहीं, कंपनी ने रिटर्न प्रॉपरली आरओसी को फाइल किए हैं कि नहीं, और कंपनी ने कंपनी एक्ट के रूल्स का, एक्ट का कंप्लायंस किया है कि नहीं। सेक्रेटेरियल ऑडिट एप्लीकेबल होती है हर लिस्टेड कंपनी पर और हर अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ रुपीज है या जिसका टर्नओवर 250 करोड़ है, उनको कंपलसरी है एक ऑडिटर अपॉइंट करना है, जो कि बोर्ड अपॉइंट करेगी इन द बोर्ड मीटिंग में। और क्वालिफिकेशन सीएस इन प्रैक्टिस जो अपॉइंट होगा वो सीएस इन प्रैक्टिस होना चाहिए। वो ऑडिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और बोर्ड की ड्यूटी है
duty of board to provide explanation in respect of adverse comment or qualification made by the auditor in his report. बोर्ड की ड्यूटी है कि बोर्ड डायरेक्टर रिपोर्ट में फुल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एडवर्स कमेंट और क्वालिफिकेशन मेड बाय द ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट। अगर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन दी है तो जो बोर्ड है वो उसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगी इन द डायरेक्टर रिपोर्ट में। और अगर इस लॉ का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो कंपनी पर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर या सीएस इन प्रैक्टिस अगर इसने डिफॉल्ट किया है तो उसके अगेंस्ट में फाइन लग सकता है मिनिमम 1 लाख से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपीस तक का। मिनिमम 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपीस तक का फाइन लग सकता है। दैट्स ए सेक्रेटेरियल ऑडिट बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। उसके बाद बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। कल अपन ने किया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विस, दैट मीन सीएस इन प्रैक्टिस या सीएस कोई भी इंप्लॉय सीएस भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को असिस्ट करता है इन प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ रूल्स रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रूल्स हैं, गवर्नमेंट ने जो रूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं, सेबी ने जो रूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं, उन रूल्स का कंपनी कंप्लायंस कर रही है कि नहीं, ये सीएस चेक करता है। सेकेंड, कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस लाइक प्रमोशन फॉर्मेशन इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मैटर में असिस्ट करना, कंपनी को फाइलिंग करना, रजिस्टरिंग करना, डॉक्यूमेंट फाइल करना, कंपनी के बिहाफ में रिटर्न रजिस्ट्रेशन लेना अथॉरिटी के पास, फॉर्म फाइल करना, रिटर्न फाइल करना। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड, स्टेचुटरी बुक्स, वेरियस रजिस्टर मेंटेन करना कंपनी के बिहाफ में, अरेंजिंग द बोर्ड मीटिंग, जर्नल मीटिंग एंड प्रिपेयरिंग द मिनट्स बुक एंड ऑल वर्क रिलेटिंग टू द शेयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसफर का मतलब अगर कोई पर्सन अपने शेयर बेचता है तो शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे वो सीएस परफॉर्म करेगा। ट्रांसमिशन का मतलब अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके शेयर उसके लीगल हियर के पास ट्रांसफर होते हैं, जो उसके नॉमिनी होंगे तो उसे अपन ट्रांसमिशन बोलते हैं। वो उस ट्रांसमिशन से रिलेटेड प्रोसीजर जो भी है वो सीएस के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट इज द कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी एंड रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज। कंपनी को एडवाइस देना रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ वेरियस लीगल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट अंडर द वेरियस लॉ लाइक सेबी एक्ट हो गया, स्कैरा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट और उसके जो रूल्स हैं उनके कंप्लायंस के बारे में, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, डिपोजिटरीज एक्ट हो गया, इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ हो गया, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हो गया, कंपटीशन लॉ हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन लॉ हो गया, रियल एस्टेट डेवलपमेंट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट हो गया रेरा, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट एंड कंपनी के बिहाफ में ड्राफ्टिंग करना लीगल डॉक्यूमेंट को। फर्दर सीएस कंपनी के बिहाफ में अथॉरिटी के सामने अपीयर होता है, रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। अगर कंपनी को किसी अथॉरिटी ने अपीयर होने के लिए बोला है कि आप हमारे सामने अपीयर होइए, तो कंपनी खुद अपीयर नहीं हो सकती है। कंपनी सीएस को अथॉराइज करती है और सीएस कंपनी के बिहाफ में अपीयर होता है बिफोर द वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइक आरओसी हो गया, रीजनल डायरेक्टर हो गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर फोरम हो गया, टेलीकॉम अथॉरिटी हो गई, ट्रेडमार्क अथॉरिटी हो गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी और अदर क्वाजी मतलब अदर कोर्ट हो गई और ट्रिब्यूनल हो गई। इसके सामने ट्रिब्यूनल अपीयर होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट,
आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन सर्विसेज। आर्बिट्रेशन का मतलब जज के रूप में काम करना। भाइयों नॉर्मली अगर आपका किसी के साथ डिस्प्यूट होता है तो आप कोर्ट में कंप्लेन करते हैं। उसका एक अल्टरनेटिव है कि अगर आपका किसी पार्टी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, आप चाहे तो आप और आपकी जो सामने वाली पार्टी है वो दोनों अगर एग्री हैं तो वो एक प्राइवेट जज भी अपॉइंट कर सकते हैं। वो अपना खुद का एक जज अपॉइंट कर सकते हैं, प्राइवेटली जज अपॉइंट कर सकते हैं। जो प्राइवेटली जज अपॉइंट करेंगे उसे आर्बिट्रेटर बोलते हैं। आर्बिट्रेटर मींस अंपायर, जो डिसीजन देता है भाइयों। तो अगर किसी भी पर्सन का डिस्प्यूट होता है किसी के साथ, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप कोर्ट की हेल्प ले, कोर्ट में जो जज रहेगा वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप दोनों पार्टी मिलकर अपना खुद एक जज अपॉइंट कर लीजिए, म्यूचुअली मिलकर। जो जज प्राइवेट जज अपॉइंट होगा उसे अपन आर्बिट्रेटर बोलेंगे। तो सीएस आर्बिट्रेटर के रूप में भी अपॉइंट होता है। पार्टी लोग सीएस को एज ए आर्बिट्रेटर जज के रूप में भी अपॉइंट कर सकते हैं। एंड कॉन्सिलेशन का मतलब होता है सेटलमेंट करवाना। दोनों पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट करवाने का काम करना। आर्बिट्रेशन में क्या होगा कि वो जज के रूप में अपॉइंट होगा, एक पर्सन के फेवर में डिसीजन देगा और दूसरे के अगेंस्ट में। लेकिन कॉन्सिलेशन में क्या होगा कि वो एज ए कॉन्सिलेटर अपॉइंट होगा। दैट मींस वो दोनों पार्टी के साथ मिलकर एक सेटलमेंट एग्रीमेंट करेगा। मतलब वो एग्रीमेंट किसी के फेवर में भी नहीं होगा और किसी के अगेंस्ट में भी नहीं होगा। दैट मींस दोनों पार्टी एग्रीमेंट कर लेंगे उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बाय हेल्पिंग ऑफ द बाय असिस्टेंस ऑफ द कॉन्सिलेटर। तो आर्बिट्रेटर एक्टिंग एज ए सीएस एक्टिंग एज ए आर्बिट्रेटर और कॉन्सिलेटर इन डोमेस्टिक मतलब इंडियन और इंटरनेशनल डिस्प्यूट, कमर्शियल डिस्प्यूट। मतलब अगर डोमेस्टिक डिस्प्यूट होता है, कमर्शियल डिस्प्यूट, लाइक आपने गुड्स खरीदा है किसी दूसरी पार्टी से और उस मैटर में कोई डिस्प्यूट आ गया पेमेंट के बारे में, गुड्स की क्वालिटी के बारे में, तो उस डिस्प्यूट को अपन रिफर कर सकते हैं आर्बिट्रेटर के पास या कॉन्सिलेटर के पास। कॉन्सिलेटर और आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करता है? दो जो पार्टी डिस्प्यूट की है वही मिलकर अपॉइंट करते हैं। और इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट का मतलब है कि अगर एक पार्टी फॉरेन की है और एक पार्टी अगर इंडियन है, अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो उसे इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मार्केटिंग सर्विसेज। एक सीएस फाइनेंशियल मार्केटिंग सर्विस देता है। फाइनेंशियल मार्केटिंग सर्विस में क्या क्या कवर होगी, कौन कौन सी सर्विस? एडवाइस, कंसल्टेशन इन इशू ऑफ शेयर, मतलब जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, पब्लिक ऑफर करेगी, पब्लिक को शेयर ऑफर करेगी, तो उसमें एडवाइस देना कंपनी को, कंसल्ट करना कंपनी को। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी स्टडीज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब है जब भी कंपनी लोन लेने के लिए अगर बैंक में अगर अप्लाई करती है तो बैंक के सामने कंपनी को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कंपनी का प्रोजेक्ट दिया रहता है कि कंपनी कहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी, उस प्रोजेक्ट से कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, वो एस्टिमेट करके कंपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। तो सीएस कंपनी को हेल्प करेगा प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फिजिबिलिटी स्टडी, यानी कि वो प्रोजेक्ट फिजिबल रहेगा कि नहीं उसके बारे में वो टेक्निकल स्टडी करके वो रिपोर्ट करेगा। सिंडिकेशन ऑफ लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन लेने में हेल्प करना। अगर कंपनी को लोन की जरूरत है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, तो सिंडिकेशन करना मतलब टाई अप करवाना, कंपनी का बैंक से एग्रीमेंट करवाना लोन लेने के लिए। ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट, जिसके थ्रू कंपनी शेयर ऑफर करती है पब्लिक को, ड्राफ्टिंग करना प्रोस्पेक्टस को, ऑफर फॉर सेल
लेटर ऑफ ऑफर और अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द इशू ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कंपनी अगर कोई भी शेयर इशू करना चाहती है तो इशू करने से पहले कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा कंपनी को, जिसको ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं या ऑफर फॉर सेल भी बोलते हैं या लेटर ऑफ ऑफर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, लोन डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, स्टेटस एंड सर्च रिपोर्ट। लोन डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूट करने में हेल्प करना, चार्ज रजिस्ट्रेशन करना। चार्ज रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब भी कंपनी सिक्योर्ड लोन लेती है, सिक्योर्ड लोन अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेती है, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में बैंक से या कहीं से भी, तो उस चार्ज का रजिस्ट्रेशन, उस लोन का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। कंपनी ना इन्फॉर्म करती है कि हम इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लिए हैं इस बैंक से और इतने अमाउंट का लोन लिए हैं, तो उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। एंड स्टेटस एंड सर्च रिपोर्ट, भाइयों जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप लोन लेने वाले हैं उसकी एक सर्च रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, सीएस के द्वारा एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है उस प्रॉपर्टी के बारे में कि वो प्रॉपर्टी वहां पर है कि नहीं, एक्चुअल में कितनी एरिया की प्रॉपर्टी है, उसके बारे में एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है प्रॉपर्टी के बारे में, लैंड, बिल्डिंग। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। अगर कंपनी को अपने शेयर, डिबेंचर अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाने, लिस्टिंग करवानी है तो लिस्टिंग की प्रोसेस सीएस के द्वारा हैंडल की जाती है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, अगर कंपनी प्राइवेटली शेयर इशू करना चाहती है, शेयर इशू करने के दो मैनर होते हैं, एक जनरल पब्लिक को ऑफर करना और एक होता है कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, लाइक 10%, 20% को हम केवल शेयर ऑफर कर रहे हैं, तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट जब कंपनी शेयर का करेगी, इशू करेगी, तो उसमें सीएस का रोल रहेगा। बाईबैक, कंपनी अगर अपने शेयर खुद वापस शेयर खरीदना चाहती है, शेयर इशू कर दी, क्यों इशू की, क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत थी, अब कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चला, कंपनी के पास बहुत फंड आ गया, अब कंपनी अपने फंड को रिटर्न करना चाहती है, जो एक्सेस फंड आ गया कंपनी के पास, कंपनी फंड कैसे रिटर्न करेगी, कंपनी अपने शेयर खुद बाईबैक करेगी, शेयर वापस परचेज कर लेगी शेयर होल्डर से और उनको पैसा रिटर्न कर देगी, तो बाईबैक करना। और नेक्स्ट इज द रेजिंग ऑफ फंड फ्रॉम द इंटरनेशनल फॉरेन मार्केट से फंड रेज करना बाय इशूइंग द एडीआर। एडीआर का मतलब है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर का मतलब है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट और ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कमर्शियल, आइयो ये फॉरेन से लोन लेने का या फॉरेन में सिक्योरिटी इशू करने का मोड है। एडीआर, जीडीआर और ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज द मैनर फॉर टेकिंग द बोरोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि फॉरेन की बैंक से या फॉरेन की पार्टी से अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसे अपन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलेंगे। और एडीआर, जीडीआर का मतलब है कि अगर एक कंपनी अपने शेयर फॉरेन में इशू कर रही है तो जो शेयर इशू कर रही है उस शेयर का नाम अब अपन एडीआर और जीडीआर बोलेंगे। एडीआर का मतलब अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, मतलब केवल अमेरिकन कंट्री में इशू होगा, और ग्लोबल डिपोजिटरी मतलब पूरे वर्ल्ड में वो सिक्योरिटी इशू हो सकती है, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। तो फंड रेज करना फ्रॉम द इंटरनेशनल, तो ये सभी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई भाइयों, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट की सर्विस हो गई। लाइक कंपनी को नए शेयर इशू करने में, इशू ऑफ न्यू शेयर, लाइक प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर, बाईबैक करने में हेल्प करना, प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने में हेल्प लेना, सिंडिकेशन ऑफ लोन, लोन लेने में हेल्प करना, ये सभी फाइनेंशियल मार्केटिंग की सर्विस में सीएस का रोल रहता है। नेक्स्ट इज द टेक ओवर कोड एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। टेक ओवर का मतलब है कि अगर एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को खरीदना चाहती है, टेक ओवर। और इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कंपनी के जो इंटरनल पर्सन है, लाइक कंपनी के मैनेजमेंट, प्रमोटर, इंप्लॉई, कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं।
इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनी के एम्प्लॉय लोग कुछ केसेस में, कंपनी के डायरेक्टर लोग कुछ केसेस में कंपनी के शेयर खरीद बेच नहीं सकते, कुछ केसेस में, उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो सीएस की ड्यूटी है इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ टेक ओवर रेगुलेशन, मतलब जो टेक ओवर के रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं लॉ, उसको कंप्लायंस कंपनी कर रही है कि नहीं, टेक ओवर रेगुलेशन का कंप्लायंस कर रही है कि नहीं, और एक्टिंग एज ए कंप्लायंस ऑफिसर एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ सेबी रेगुलेशन, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब कोई भी पर्सन इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा है, उसके बारे में इस कंप्लायंस को चेक करना। और कंप्लायंस ऑफिसर, सीएस एक कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में काम करता है और ये चेक करता है कि कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग में तो इंगेज नहीं है, दैट्स ए टेक ओवर और इनसाइडर ट्रेडिंग। तो भाइयों, सीएस की ड्यूटी है कि कंपनी टेक ओवर रेगुलेशन कंप्लायंस कर रही है कि नहीं जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, और एक्टिंग एज ए कंप्लायंस ऑफिसर, सीएस एज ए कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में एक्ट करता है, एंड इंश्योरिंग द कंप्लायंस ऑफ सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, कि कंपनी इस रेगुलेशन का कंप्लायंस कर रही है कि नहीं, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। Next is the security compliances and certification services. Compliance with the rules and regulation in the security market. जो शेयर मार्केट है उसके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, शेयर मार्केट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा लॉ होता है भाइयों सेबी एक्ट, दूसरा लॉ होता है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ये सिक्योरिटी मार्केट के बारे में लॉ है, सेबी एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो सीएस का काम होता है भाइयों इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपोजिटरी पार्टिसिपेट, इंटरनल ऑडिट करना डे टू डे ट्रांजैक्शन की, किसकी, डिपोजिटरी पार्टिसिपेट। डिपोजिटरी पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाइयों, डिपोजिटरी पार्टिसिपेट इज द एजेंट, एक ब्रोकर होते हैं जिसके थ्रू पब्लिक शेयर सेल परचेज करती है लिस्टेड कंपनियों की। डिपोजिटरी पार्टिसिपेट का मतलब है कि जिसके थ्रू शेयर सेल परचेज किए जाते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, ये हमारे बिहाफ में शेयर होल्ड करती है। जब अपन लिस्टेड कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो अपने को एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है भाइयों, डीमेट अकाउंट। जैसे अपन को अगर बैंक में पैसा जमा करना है तो अपन बैंक में एक अकाउंट ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट, उसी तरह अगर अपने को शेयर खरीदना बेचना है तो अपने को एक पर्सन के पास जाना पड़ेगा जिसका नाम है डिपोजिटरी पार्टिसिपेट, उसके पास एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट। उस अकाउंट में जो भी मैं शेयर खरीदूंगा उस अकाउंट में वो शेयर रखे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। लिस्टेड कंपनियों के जो शेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर अगर आपको सेल परचेज करना है तो आपको डिपोजिटरी पार्टिसिपेट जो कि एक एजेंट होते हैं उनके पास एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट। उस डीमेट अकाउंट में ही आपके शेयर होल्ड रखे जाएंगे। जब भी आपको शेयर खरीदने हैं तो उस अकाउंट में वो शेयर आ जाएंगे, जब भी आप शेयर बेचेंगे तो उस अकाउंट से आप शेयर बेच सकते हैं। डिपोजिटरी पार्टिसिपेट लाइक एनएसडीएल इज द डिपोजिटरी पार्टिसिपेट। नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन अंडर सेबी एलओडीआर आईसीडीआर रेगुलेशन। सर्टिफिकेट भाइयों ये सेबी के रेगुलेशन है, हर कंपनियों को जो लिस्टेड कंपनियां होती है उनको कंपलसरी है ये दो रेगुलेशन कंप्लाई करने हैं। सेबी का एलओडीआर रेगुलेशन, एलओडीआर का फुल फॉर्म है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। और आईसीडीआर का मतलब है इशू ऑफ सिक्योरिटी, इशू ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन, आईसीडीआर रेगुलेशन। जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, पब्लिक को शेयर ऑफर करेगी, तो कंपनी को ये रेगुलेशन कंप्लाई करने पड़ते हैं, आईसीडीआर रेगुलेशन।
थर्ड, ऑडिट इन रिलेशन टू रिकंसिलेशन ऑफ शेयर। रिकंसिलेशन करना शेयर का, अगर किसी कंपनी के शेयर फिजिकल फॉर्म में भी है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी है, डीमेट फॉर्म में भी है, तो शेयर को रिकंसाइल करना। टोटल शेयर इक्वल टू शेयर हेल्ड इन द फिजिकल फॉर्मेट प्लस शेयर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इक्वल टू टोटल शेयर इशूड बाय द कंपनी। तो उसकी ऑडिट होती भाई वो रिकंसिलेशन की, जिससे कोई फ्रॉड ना हो शेयर में। ऑडिट ऑफ रिकंसिलेशन ऑफ शेयर्स। और लास्ट इज द सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बायबैक सिक्योरिटी रूल्स। सर्टिफिकेट इशू करना कि कंपनी ने जो बायबैक किया है वो एज पर लॉ किया है कि नहीं, उसके बारे में सीएस एक सर्टिफिकेट इशू करता है। तो ये सिक्योरिटी कंप्लायंसेस के बारे में भाइयों सीएस का रोल है। इंटरनल ऑडिट करना, डिपोजिटरी पार्टिसिपेट की सर्टिफिकेशन देना, कंप्लायंस ऑफ सेबी और आईसीडीआर रेगुलेशन, ऑडिट करना इन रिलेशन टू रिकंसिलेशन ऑफ शेयर और सर्टिफिकेट इशू करना इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस ऑफ बायबैक के बारे में। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। इंटरनल ऑडिट करना। इंटरनल ऑडिट का मतलब भाई वो डे टू डे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना, डे टू डे बेसिस पर। आपके यहां आज जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, तुरंत आज या आज ही के दिन या नेक्स्ट डे एक सीएस आपके यहां जाकर आपके पूरे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए उसमें कोई गलती तो नहीं है, एरर तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। इंटरनल ऑडिट करना। सेक्रेटरी टू ऑडिट कमेटी। जो कंपनियों में एक कमेटी बनती है, ऑडिट कमेटी, जितनी भी बड़ी कंपनियां होती है, बिग कंपनीज, उसमें एक कमेटी बनती है भाइयों, ऑडिट कमेटी। उसमें जो कंपनी का सीएस होता है ना, एम्प्लॉय सीएस, उस कमेटी का सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट होता है, द सेक्रेटरी टू द ऑडिट कमेटी। तो एक सीएस सेक्रेटरी अपॉइंट होता है टू द ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना, मतलब कंपनी को कितने फंड की जरूरत है, कंपनी को कितनी करेंट एसेट मेंटेन करनी है, कितनी करेंट लायबिलिटी होनी चाहिए मैक्सिमम, उसको मैनेजमेंट करते रहना। नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, कंपनी को अपने कैपिटल में कितना डेट्स का मतलब लोन का और इक्विटी का कितना यूज करना है। एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना। एनालिसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना कंपनी को इन्वेस्टमेंट कहां पर करना है, कितने अमाउंट का करना है। कोई नया प्लांट खरीदना है तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उसका एनालिसिस करना। बिजनेस वैल्यूएशन प्रायर टू मर्जर, अगर हमको किसी दूसरे कंपनी को खरीदना है तो उस कंपनी की वैल्यूएशन करना प्रायर टू मर्जर और एक्विजिशन। अगर हमको दूसरे कंपनी को मर्ज करना है तो उसकी बिजनेस की वैल्यूएशन करना। लोन सिंडिकेशन करना, मतलब लोन लेने में लोन बहुत बड़ा लोन अगर लिया जा रहा है तो सीएस उसके बारे में जो भी फॉर्मेलिटी है लोन की वो पूरी करता है। नेक्स्ट, बजटरी कंट्रोल, बजट बनाना, सेल बजट, कैश बजट, अकाउंटिंग करना, कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपाइल करना, बैलेंस शीट बनाना, पीएल अकाउंट बनाना, इसको बोलते हैं कंपाइलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टैक्सेशन सर्विसेज, एडवाइस देना कंपनी को टैक्स मैनेजमेंट में, टैक्स प्लानिंग में, अंडर इनकम टैक्स, जीएसटी एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, कस्टम लॉ। कस्टम लॉ कब अप्लीकेबल होता है, जब कंपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है तो कस्टम लॉ अप्लीकेबल होता है। तो कंपनी को एडवाइस देना टैक्स मैनेजमेंट में, टैक्स प्लानिंग में। सेकेंड, प्रिपेयर रिव्यू वेरियस रिटर्न एंड रिपोर्ट, रिटर्न और रिपोर्ट, क्योंकि भाइयों इन सभी लॉ में, इनकम टैक्स एक्ट में, जीएसटी लॉ में, कंपनी को वेरियस रिटर्न प्रिपेयर करने पड़ते हैं, वेरियस रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो वो रिपोर्ट प्रिपेयर करना, रिव्यू करना।
और रिप्रेजेंट करना कंपनी को बिफोर टैक्स अथॉरिटी एंड ट्रिब्यूनल। रिप्रेजेंट लाइक इनकम टैक्स एक्ट में जो अथॉरिटी है उसके सामने अपीयर होना। अगर कंपनी के नाम पर कोई नोटिस आ गई है तो सीएस कंपनी के बिहाफ में इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट करता है, अपीयर होता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, दैट्स ए टैक्सेशन सर्विसेज। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल ट्रेड एंड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज। एडवाइजिंग ऑन ऑल मैटर रिलेटेड टू आईपीआर। आईपीआर का फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एडवाइस करना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब इंटेंजिबल एसेट भाइयों, लाइक पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, डिजाइन हो गया, लाइसेंस हो गया, ये सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। इनके बारे में एडवाइस देना। हर कंपनी अगर कोई कॉपीराइट का यूज कर रही है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है उस कॉपीराइट का। ट्रेडमार्क अगर यूज कर रही है तो उसका जिससे कि कोई दूसरा पर्सन उसका यूज ना कर सके, तो रजिस्ट्रेशन करवाना के बारे में एडवाइस देना अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड TRIP एग्रीमेंट ऑफ WTO। TRIP का मतलब है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट। भाइयों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पूरी वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी कंट्री इस WTO के मेंबर हैं। और भाइयों WTO ने जिसमें सभी मेंबर एक एग्रीमेंट करते हैं आपस में मिलकर, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड अक्रॉस द कंट्री एक एग्रीमेंट होता है। जो WTO के मेंबर है डिफरेंट कंट्री लाइक इंडिया हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, जितने भी मेंबर है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट ट्रिप बोला जाता है, TRIP, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट, जिससे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के ट्रेडमार्क का मिसयूज ना कर सके। Second is the advising on matter relating to anti-dumping, subsidy and countervailing duties. Anti-dumping duties अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी पे करनी पड़ेगी गुड्स के एक्सपोर्ट पर या इंपोर्ट पर, तो उसके बारे में एडवाइस देना। अगर इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं भाइयों, अगर आप फॉरेन से गुड्स सेल परचेज कर रहे हैं तो एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करनी पड़ती है। सब्सिडी भी मिलती है, सब्सिडी के बारे में एडवाइस। सब्सिडी का मतलब ग्रांट। एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, ये भी एक ड्यूटीज का टाइप है, तो इसके बारे में एडवाइस। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल कमर्शियल एग्रीमेंट। अपन ने पढ़ा था अभी आर्बिट्रेशन कि अगर एक इंडियन पार्टी का फॉरेन पार्टी के साथ अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट हो गया है तो सीएस उस कमर्शियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, उसे अपन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज द एडवाइजिंग ऑन इशू सर्टिफिकेट ऑन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर। मतलब जब भी कंपनी अगर फॉरेन से गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक गवर्नमेंट ने ट्रेड पॉलिसी बनाई है, उसमें सीएस सर्टिफिकेट देता है कि कंपनी ने ये सभी पॉलिसी को कंप्लाई किया है। नेक्स्ट इज द एडवाइजिंग ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस एंड ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट। मतलब वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लाइसेंस लेने के लिए और उसके बारे में एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना। एंड ट्रेडमार्क एजेंट के रूप में अपॉइंट होना, एक सीएस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट के रूप में
अपॉइंट हो सकता है। मतलब अगर किसी कंपनी को ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप सीएस के पास जाएंगे, सीएस आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की पूरी हेल्प करेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवा के देगा आपके ट्रेडमार्क को। दैट्स ए इंटरनेशनल ट्रेड एंड WTO सर्विसेज। नेक्स्ट अब जनरल सर्विसेज आ गई। मैनेजमेंट सर्विसेज में एडवाइजिंग ऑन लीगल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन होना जरूरी है। मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएस होना जरूरी है, तो एडवाइस देना। बिजनेस पॉलिसी, कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करना, प्लानिंग, बिजनेस का प्लान बनाने में। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कंपनी में टॉप में कौन अथॉरिटी होगा, मिडिल में कौन अथॉरिटी होगा, लोअर इंप्लॉय कौन होंगे, मिडिल इंप्लॉय कौन होंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना, कौन किसके ऑर्डर को फॉलो करेगा, सेल्स मैनेजर किसके ऑर्डर को फॉलो करेगा, परचेज मैनेजर किसके ऑर्डर को फॉलो करेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एक्टिंग एज ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑब्टेन ISO सर्टिफिकेशन। भाइयों, जब भी अगर कोई कंपनी गुड्स बनाती है तो उस गुड्स के बारे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब आपका गुड्स प्रॉपर क्वालिटी का है कि नहीं, इसके बारे में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है ISO के द्वारा। ये इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्ल्ड के सभी कंट्री मेंबर हैं भाइयों। ISO का काम रहता है कि आपके गुड्स के क्वालिटी के बारे में आपको सर्टिफिकेट देता है। अगर उसने सर्टिफिकेट दे दिया तो यह माना जाएगा कि आपका गुड्स प्रॉपर सही क्वालिटी का है। तो ISO सर्टिफिकेशन लेने में CS हेल्प करता है। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एंड नेक्स्ट इज द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विथ एंड पब्लिक रिलेशन। मतलब कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन कंपनी का, कंपनी जो भी कर रही है वो बाहर पब्लिक को पता होना चाहिए, शेयर होल्डर को पता होना चाहिए। CS हेल्प करेगा कम्युनिकेट करने के लिए, कंपनी की जो बातें हैं वो स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट करने में असिस्ट करेगा। तो कम्युनिकेशन विद शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब कम्युनिकेट करना। जो भी कंपनी नया कोई काम कर रही है, कोई बड़ा डिसीजन ले रही है तो उसको कम्युनिकेट करना है स्टेक होल्डर को, शेयर होल्डर लोगों को, गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को। एडवाइजरी सर्विस फॉर ब्रांड इक्विटी, अपनी गुडविल को बढ़ाने के लिए कंपनी की एडवाइस देना। ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, मेन पावर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब कंपनी में मेन पावर का प्लानिंग करना कि कितने कंपनी में एम्प्लॉई होने चाहिए और उनका डेवलपमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना। ऑडिट ऑफ HR फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शन की ऑडिट करना। जो कंपनी का HR है, ह्यूमन रिसोर्सेज, उसकी ऑडिटिंग करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनी के एम्प्लॉई का परफॉर्मेंस चेक करना कि कंपनी का CEO, कंपनी का CFO, कंपनी के जो मैनेजमेंट जो एम्प्लॉई हैं वो अपना काम सही कर रहे हैं कि नहीं, वो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। अप्रेजल का मतलब इवैल्यूएट करना, चेक करना। मोटिवेशन एंड रिमरेशन स्ट्रेटेजी बनाना, इंप्लॉय को मोटिवेट करने के लिए लाइक बोनस, रिवार्ड स्ट्रेटेजी बनाना। इंडस्ट्रियल रिलेशन, दूसरी कंपनी के दूसरे इंडस्ट्री के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप। ऑफिस मैनेजमेंट, वर्क स्टडीज, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सभी के लिए स्टैंडर्ड बनवाना कि आपको मिनिमम इतना अचीवमेंट करना है, इतना टारगेट अचीव करना है इंप्लॉय लोगों के लिए। एंड एडवाइजिंग ऑन इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, क्योंकि ये कंपनियों पर भाइयों बहुत सारे लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ अप्लीकेबल होते हैं, लाइक फैक्ट्री एक्ट हो गया, बोनस एक्ट हो गया, ग्रेचुटी एक्ट हो गया, बहुत सारे लॉ, चाइल्ड लेबर एक्ट हो गया। तो एडवाइस देना लेबर लॉ के बारे में। एंड लास्ट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में CS का क्या रोल है।
compliance with cyber law, cyber मतलब electronic law, like IT Act is the first cyber law of India, information technology act is the first cyber law of India. तो इन IT से related जो law है उसके compliance को check करना. कंडक्टिंग द बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग. मीटिंग क्योंकि भाइयों आजकल देख रहे हैं तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक आईटी का जमाना आ गया है, लोग आईटी का बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एडॉप्शन कर रहे हैं. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, एडवाइजिंग ऑन सॉफ्टवेयर कॉपीराइट लाइसेंसिंग, अपने सॉफ्टवेयर की कॉपीराइट करवाना और उसको लाइसेंसिंग का यूज करना, लाइसेंस सॉफ्टवेयर का यूज करना. क्योंकि लाइसेंस सॉफ्टवेयर का आप यूज करोगे ना तो उसमें रिस्क नहीं रहेगा, और अगर आप अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर का यूज करोगे तो रिस्क रहेगा कि कोई भी आपके सॉफ्टवेयर को हैक कर सकता है, उसको चोरी कर सकता है. मैनेजमेंट रिपोर्ट डेवलप करना, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड मेंटेन करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सेंडिंग नोटिस टू शेयर होल्डर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. जब भी मीटिंग कॉल करनी है तो नोटिस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लाइक ईमेल के थ्रू नोटिस भेजना हर मेंबर को. एंड फाइलिंग ऑफ फॉर्म डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद द आरओसी एंड अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. जितने भी फॉर्म और रिटर्न है वो अथॉरिटी को फाइल करना इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. तो ये आईटी एक्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रोल है, लाइक साइबर लॉ के कंप्लायंस को चेक करना, लाइसेंसिंग ऑफ सॉफ्टवेयर में एडवाइस देना, कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सेंडिंग नोटिस टू द शेयर होल्डर इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड, फाइलिंग फॉर्म डॉक्यूमेंट रिटर्न इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. दैट्स ए रोल ऑफ सीएस इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैटर. तो भाइयों ये सभी आपको केवल एक बार रीडिंग करने हैं, केवल नॉलेज के लिए है कि कौन कौन से फंक्शन सीएस परफॉर्म कर सकता है. मतलब आप सीएस बनने के बाद ये सभी एरिया में आप वर्क कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शन. आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है द विजन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. अपन ने पढ़ा था इंस्टीट्यूट का विजन क्या है, तो टू बिकम द लीडर बनना इन प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. विजन था टू बी ए ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग. मिशन क्या है, मिशन पढ़े थे कि उसको अचीव करने के लिए हाई कैलिबर प्रोफेशनल डेवलप करना, हाई डेवलप करना. द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, कब बनी थी, पार्लियामेंट ने कब स्टेब्लिश किया था, 1980 में, 1980 में. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द सीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट, रेगुलेशन ऑफ ट्रेनिंग, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द काउंसिल. काउंसिल मतलब मेंबर, इलेक्शन करना, जो इंस्टीट्यूट के काउंसिल बनेगी, जो इंस्टीट्यूट के चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, ट्रेजरर होंगे, सेक्रेटरी होंगे, उसकी इलेक्शन करवाना. यस, ये तीनों काम है, फंक्शन है. एग्जामिनेशन कंडक्ट करना स्टूडेंट का, और ट्रेनिंग देना, स्टूडेंट के ट्रेनिंग के बारे में रूल बनाना. आप सीएस जैसे ही क्वालिफाई होने से पहले आपको कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी भाइयों, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी. Next is a company secretary can appear as a authorized representative under the real estate regulatory authority. Yes, competition commission of India, ये भी अथॉरिटी है. नेशनल कंपनी लॉ, यस, ऑल ऑफ द अबाउ, यानी कि वो तीनों के सामने अपीयर हो सकता है टू रिप्रेजेंट द कंपनी, कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो भाइयों ये अपना टॉपिक खत्म हो गया है. एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, जिसमें कि अपन ने सबसे पहला कंसेप्ट किया आईसीएसआई कब स्टेब्लिश हुई थी, 1980 में, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. इसकी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और इसकी 4 रीजनल ऑफिस हैं, एक न्यू दिल्ली में, एक चेन्नई में, एक मुंबई में और एक कोलकाता में. और 17 चैप्टर है अक्रॉस द इंडिया. और इसके मिशन, विजन और इसका मोटो क्या है, टू स्पीक द ट्रूथ एंड टू अबाइड बाय द लॉ. एंड द लास्ट इज द कि इसके कोर वैल्यू क्या है.
कोर वैल्यू मतलब कुछ बिलीव जो कि हर को फॉलो करना है, मेंबर लोगों को फॉलो करना है, इंटीग्रिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, एथिक्स फॉलो करना है, ऑनरशिप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फुलफिल करनी है, और शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, सभी की स्टेक होल्डर के लिए काम करना है।